नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर और आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते में। मैं हूं आंचल गुलाटी, जिसमें हम आपको बताते हैं कि बाजार का क्या हाल रहा पूरे हफ्ते। शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो शुक्रवार को 241 अंक की तेजी के साथ 71,106 पर वो बंद हुआ। निफ्टी भी 94 अंक चढ़ा। आईटी और रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में एक सपाट दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आया। वहीं जो विदेशी निवेशक हैं उनका भारतीय बाजार में बढ़ता हुआ निवेश और भारत के फॉरेक्स रिजर्व के भी बढ़ने से बाजार को मजबूती मिली है। इन सभी बातों पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल, कैसी रहेगी स्टॉक्स की चाल, कहाँ निवेश करना होगा, मुनाफे का सौदा, कौन सा सेक्टर देगा आपको बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ मार्केट विशेषज्ञ जुड़ेंगे। लेकिन अपना सवाल पूछने के लिए आप सबसे पहले जो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं उन्हें नोट कर लीजिए। वो लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। नंबर्स हैं 011-2338-7031 और दूसरा नंबर है 23097670। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आपको बताएं कि इस बार के जो बेसिक अगर जो कारक हैं जो शेयर बाजार पर असर डालेंगे, उनमें अगर बात की जाए तो खास तौर पर जिस तरह से आने वाला हफ्ता भी आईपीओस के नाम है। वहीं अगर बात की जाए जो तमाम डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो मार्केट को चीयर और सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं वहाँ पर अगर बात की जाए तो उसमें जिस तरह से रेड सी क्राइसिस है उसकी वजह से कच्चे तेल में कहीं ना कहीं हम बढ़त देख पाएंगे। अंगोला का ओपेक से बाहर निकलना भी कच्चे तेल में कहीं ना कहीं बढ़त की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो आने वाला है साथ, और किस तरह से एफआईआईज ने जमकर खरीदारी की, लेकिन अब क्या मुनाफा वसूली आ भी रहेगी और बाय ऑन डिप्स का मार्केट का कॉल रहेगा, इस पर रहेगी हमारी खास नज़र। ख़ास तौर पर आईटी, रियलिटी और बैंकिंग सेक्टर बहुत पॉजिटिव रहे पूरे हफ्ते। तो आने वाले जो ये अगला वीक है एक ट्रंकेटेड छोटा हफ्ता माना गया है। छोटा हफ्ता क्यों माना गया? क्योंकि कल 25 दिसंबर है और कल बाजार में छुट्टी रहेगी। तो ये 4 दिन जो कारोबारी सत्र हैं इसमें बाजार दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा या फिर एक नए हाइस के साथ, क्योंकि ये जो पूरा वीक है वो साल का आखिरी हफ्ता होगा। और ऐसे में शेयर बाजार 2023 में क्या एक नए रिकॉर्ड स्तर को कायम करने में कामयाब रहेंगे या नहीं, इस पर रहेगी हमारी खास नज़र। तो इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष मेहमान भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही अगर हम बात करें स्पेशली ऑटो सेक्टर पर, तो ऑटो सेक्टर को लेकर तमाम जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के नंबर सामने आए हैं, खासतौर पर त्योहारी सीजन के बाद यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि कैसे आगे आने वाले हफ्तों में, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि एक बहुत ही डिस्काउंटेड मंथ रहे जिसमें त्योहारी सीजन रहा, अच्छी खासी बढ़त देखी गई। आने वाला जो साल है वो ऑटो सेक्टर के लिए कैसा रहने वाला है। कुछ सनराइजिंग सेक्टर्स भी हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात की जाए अगर, तो खास तौर पर जिसमें हमने अभी एक्सपो का उद्घाटन देखा जहां पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी साफ तौर पर ये कहा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही गेम चेंजर साबित होने वाले हैं ऑटो सेक्टर के लिए आने वाले सालों में। तो क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेगमेंट में खास तौर पर जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं या इस पूरे सेक्टर पर कितने बुलिश हैं हमारे एनालिस्ट, इस पर भी होगी चर्चा। साथ ही साथ फेड ने जिस तरह से तीसरी बार भी ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, अंदेशा भी यही जताया जा रहा है। तो और यूएस के बाजार भी अब करीबन एक हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए बंद हो जाएंगे। 25 दिसंबर से लेकर नए साल में वहाँ पर छुट्टी रहती है। तो पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त उछाल था। क्या इस पूरे वीक में भी हम वो देख पाएंगे, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिफेंसिव यानी फार्मा स्टॉक्स को लेकर, तो कई ऐसे फैसले आए फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड जिसमें फार्मा स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। तो मल्टी बैगर्स कुछ स्टॉक्स इसमें साबित हुए और क्या तमाम उन सेक्टर्स की लिस्ट में ये शुमार रहेगा जिसमें हम बात करते हैं कि टॉप 3 सेक्टर्स अगर हम माने आने वाले सालों के लिए। पिछले साल की अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पर बहुत अच्छा रनअप हमने जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें देखा। जिस तरह से महंगाई को लेकर और आरबीआई ने कई ऐसे तमाम फैसले लिए, और बैंकिंग को रीढ़ कहा जाता है जब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, उस लिहाज से बैंकिंग काउंटर एक रेट सेंसिटिव सेक्टर है
ऑटो की तरह। तो क्या आने वाले जो पूरा साल है इसमें ये भी चार्ट को लीड करता हुआ नजर आएगा, उस पर रहेगी नज़र। मेटल्स की अगर बात की जाए तो पूरे साल हमने मेटल्स को दायरे में कारोबार होते हुए देखा, लेकिन ख़ास तौर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की अगर बात की जाए, गोल्ड में एक अच्छा खासा रनअप देखा गया, चांदी में अच्छा रनअप देखा गया है, और सेफ हेवन्स माने जाते हैं जब हम कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं। तो यहाँ पर निवेशकों के लिए किस तरह का एक दृष्टिकोण बनता हुआ नजर आएगा। और सेबी ने जिस तरह से कहा है, अभी पेपर सबमिट किए गए हैं सेम डे सेटलमेंट को लेकर, यानी जिस दिन आपने स्टॉक पर निवेश किया और आप चाहते हैं कि उसका रिटर्न आपको उसी वक्त मिले, तो वो सेम डे सेटलमेंट का क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। साथ ही जिस तरह से लगातार इस शो के जरिए हम बताते हैं कि म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन विकल्प होता है निवेश करने का एसआईपी के जरिए, तो क्या डेट फंड या फिर ईएलएसएस आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित होंगे, इस पर भी होगी बात। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो डीमैट अकाउंट्स हैं उनकी संख्या में बहुत बेहतरीन इजाफा हुआ है, और डीमैट संख्या में इजाफा होने का मतलब यही है कि लोग शेयर बाजार यानी इक्विटी मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं, और फंड मैनेजर्स का चुनाव किया जा रहा है ताकि वो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को तमाम सेक्टर्स के लिहाज से सपोर्ट कर पाएँ। और जो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स रहे, जिसमें खास तौर पर जो पॉलिटिकल रिजल्ट्स रहे हैं इन 5 विधानसभा चुनावों के, उसने भी मार्केट को उन्होंने भी मार्केट को सपोर्ट करने का काम किया। इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और हमारे साथ एनसी महेश्वरी साहब, जाने माने स्टॉक एनालिस्ट, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश्वरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। पहला सवाल यही है कि एक ट्रंकेटेड वीक है महेश्वरी साहब ये पूरा, क्योंकि कल बाजार में छुट्टी रहेगी क्रिसमस के मौके पर। तमाम जिन फैक्टर्स का हमने जिक्र किया, जिसमें रेड सी क्राइसिस भी है, कोविड के केसेस, साथ ही साथ एफआईआईस की जो मुनाफा वसूली है, क्या पूरा हफ्ता बाय ऑन डिप्स का रहेगा? देखिए, मार्केट में बाय ऑन डिप्स का ही इस समय रुझान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेक्टर वाइज हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है। अगर हमें देखना है कुछ सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें, उसमें काफ़ी रुझान मिल गया है, काफ़ी बढ़ोतरी आ चुकी है, तो उसमें हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी तरह रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, और उस पैसे को हम चर्न करके आईटी सेक्टर में लगा सकते हैं, और थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में भी लगा सकते हैं। अभी भी बैंकिंग सेक्टर में लगता है कि काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्धियां और आने वाले टाइम में अभी हमारे को आशा है कि बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा चर्निंग करना पड़ेगा। मतलब अभी मार्केट जब इतनी तेज हो गई है, 18% से ज़्यादा का रिटर्न पिछले 1 साल में मिल चुका है। अगर पिछले 2-3 महीने की भी बात करें तो 4 से 5% पर महीने की रिटर्न आ रही है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना भी जरूरी है। महेश्वरी साहब, हमने देखा कि पिछले हफ्ते भी कई आईपीओ ने ज़बरदस्त अपना मुनाफा कमाया है। आने वाला हफ्ता भी कई आईपीओ को डेडिकेटेड है। ऐसे में निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी आप खास तौर पर? देखिए, जब भी कोई नया निवेशक इस धंधे को शुरू करता है, जब भी वो कैपिटल मार्केट में आता है, तो सबसे आईपीओ में पार्टिसिपेट करना सबसे पहले उसका एक सुगम और सुरक्षित रास्ता है। तो नेचुरली हमें इसे सुगम और जो अच्छा सुरक्षित और अच्छा सेफ रास्ता है उस पर हमें आना पड़ेगा। आने से पहले हमें कुछ 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी कि आईपीओ को अप्लाई कैसे करना है जी। आईपीओ में अप्लाई करने के साथ साथ एक तो प्रोसीजरल है कि आपका एसबीआई अकाउंट में आप कैसे करते हैं, ऑनलाइन अकाउंट कैसे लगाते हैं, आपका डीमेट अकाउंट कैसा है, और दूसरा हमें ये समझना है कि हमें किस शेयर में निवेश करना है, किस शेयर में निवेश नहीं करना है। इस समय काफी अच्छा रेगुलेटरी इशू है, और जो शेयर्स आ रहे हैं मोर और लेस सारे अच्छे आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि इसमें 40% इंडिगो के आईपीओ ने भी अपने पेपर्स जो हैं वो फाइल करने की पूरी कोशिश में है। ऐसे में एयरलाइन इंडस्ट्री का बेहतरीन काउंटर है। क्या व्यू रहेगा आपका?
देखिए, एयरलाइन जिस तरह से इस समय इंडिया में टूरिज्म का विकास हो रहा है और टूरिज्म के नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं, होटल इंडस्ट्री, जो टूरिज्म होटल एंड एयरलाइन इंडस्ट्री जहाँ पे जो कि टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे उसमें काफी अच्छा सुनहरा भविष्य नजर आ रहा है और हमारा ये फेवरेट सेक्टर है और इसमें और नए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एरोस्पेस की अगर हम बात करें, जैसे आज़ाद इंजीनियरिंग का जो IPO ज़बरदस्त लिस्टिंग उसमें दिखाई गई, जिसमें कई जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने भी उसमें निवेश किया है, तो एरोस्पेस का ऑल ओवर अगर हम व्यू देखें, क्योंकि एक इमर्जिंग सेक्टर है, सनराइज सेक्टर है, इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा? देखिए, जो इमर्जिंग सेक्टर है उसमें आपको मल्टीबैगर होने का बहुत चांस है। अगर आप वो सेक्टर चल जाता है तो आपको 10 टू मतलब परसेंटेज की जगह टाइम्स में रिटर्न आती है। हम ये नहीं कहेंगे कि 15% रिटर्न आई या 20% रिटर्न आई, वो जो प्राइस है वो 15 से 20 गुना भी हो सकती है शेयर की। तो इसलिए कुछ करीब से 5 से 10% शेयर आप अपना टोटल इन्वेस्टमेंट, जो आपका EUM है, जो आपका एक इन्वेस्टेबल सरप्लस है, जो आप सोचते हैं कि मुझे टोटल इतना इन्वेस्टमेंट करना है, उसका 5 से 10% तक आप इस तरह के सेक्टर्स में लगा सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली ग्रोथ इसी में आनी है। जो कैपिटल मार्केट में रियल इन्वेस्टमेंट को वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, वो वेल्थ क्रिएशन जब ही आएगी जब वो वेल्थ क्रिएशन जब भी आएगी जब हम इस पे ढंग से सेक्टर पे काम करेंगे और इस पे अच्छी तरह से करेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सेक्टर है और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। अच्छा, क्रिसमस पे हमेशा सांता क्लॉज से गिफ्ट की उम्मीद होती है। महेश भाई साहब, शेयर मार्केट को सांता क्लॉज कौन सा गिफ्ट दे सकते हैं इस पूरे, अगर वीक की बात की जाए तो साल का आखिरी हफ्ता है 2023 का ये? देखिए, मेरे को लगता है कि IT सेक्टर में बहुत अभी छुपा हुआ खजाना, एक जिसको कहते हैं खजाना छुपा हुआ है कि पिछले 1-1.5 साल से IT सेक्टर ने कुछ ज्यादा आपको बेनिफिट दिया नहीं है। मुझे लगता है काफी अच्छा इसमें बेनिफिट मिल सकता है। और इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें, हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की इमीडिएट प्रॉफिट की बात करें, तो जो केमिकल सेक्टर है, टाटा केमिकल्स की बात करें आप, या पीडीलाइट की बात करें, या आप किसी और अच्छे नवीन फ्लोरिन की बात करें, गुजरात फ्लोरिन की बात करें, इन सारों में इमीडिएटली अगर आप केमिकल सेक्टर्स में भी कुछ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ऑटो की क्यों हमने बात की, अभी हाल ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एक्सपो था जिसका उद्घाटन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया और उन्होंने कहा कि आने वाला जो हम कह सकते हैं दशक है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए है। इस स्पेस में कितने बुलिश हैं आप? देखिए, ये तो रिन्यूएबल जो एनर्जी है इसमें तो बुलिश होना है। ये अभी रादर पिछले वीक एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लगा कि जितना EV सेक्टर से एक्सपेक्टेशन थी वो शायद वो अभी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, वो आज या कल खत्म होने वाले ही हैं और खत्म होंगे तो हमें रिन्यूएबल एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और वहां अगर हमें कोई ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी मिल जाती है तो उसमें हमें 3 फायदे हैं। एक तो हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। उससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारी क्रिटिकल फॉरेन एक्सचेंज है, वो हमारी जो अपने देश में कंजर्व होगी। कंजर्व होने से जो डॉलर आप देख रहे हैं कि 80 प्लस चला गया है, बड़ी बेच रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा वो है कि हमारे जब हम आर्टिफिशियल करेंगे एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। जब वर्ल्ड लीडर बनेगा तो खाली हमारा इंपोर्ट को खत्म नहीं करेगा, हमारे एक्सपोर्ट की, निर्यात की जो हमारी प्रतिभा है, निर्यात की जो हमारी ताकत है, उसको बहुत बड़ा एक ताकत के रूप में पेश कर सकता है और हमारे निर्यात की जो संभावना है वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। महेश भाई साहब, क्योंकि हम फायदे की बात करें, सेबी अभी इस तरह की प्लानिंग कर रहा है कि सेम डे सेटलमेंट हो जाए आपके तमाम काउंटर्स को लेकर। ये जो सेम डे सेटलमेंट का प्रोसेस है, खासतौर पर शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, इसे आपके जरिए समझना चाहेंगे तमाम शेयर बाजार से जुड़े निवेशकों के लिए? देखिए, अपेरेंटली ये बहुत ही एम्बिशियस है और पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा कोई तरीका उपलब्ध नहीं है। और जब सेबी ने ये डिसीजन लिया है तो नेचुरली सोच के और समझ के लिया होगा कि इससे इन्वेस्टर्स का अल्टीमेटली फायदा होने वाला है। इसमें यह है कि जो आदमी ऑप्शन करेगा वो उसको एक मतलब हर एक के लिए कंपल्सरी नहीं है, उनको ऑप्शनल दिया गया है कि अगर आप सुबह एक निर्धारित समय से पहले, जो कि अभी 1:30 का प्रपोज्ड है कि अगर 1:30 बजे से पहले कोई स्टॉक बेचेंगे तो जो आजकल हमारा ऑनलाइन थ्रू सारी जो ट्रेडिंग हो रही है वो API बेस्ड है। बेस्ड होने से क्या है कि जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो बहुत फास्ट है। तो जो 1:30 बजे तक की पोजीशन है उनका जो प्रीपेइंग है वो 2:30 तक और सेटलमेंट लग जाएगा। तो उसके बाद 3:30 तक आदमी सेटल कर लेगा, 4:30 की पेमेंट आ जाएगी उसके अकाउंटों में। और इसके लिए क्या है कि सेबी ने और एक्सचेंज ने नई फैसिलिटी दी है, डायरेक्ट पे आउट।
तो क्या है कि ब्रोकर पहले वो पेमेंट आती थी ब्रोकर के पास, ब्रोकर दोबारा फाइल चलाता था, उसके बाद क्लाइंट को पहुंचती थी। तो थोड़ा एम्बिशियस तो लग रहा है, और अगर हम करते हैं तो वर्ल्ड में हम नंबर 1 रहेंगे। लेकिन हमेशा से हम देखते हैं कि शेयर बाजार में कई ऐसे सरप्राइजिंग पैकेज भी होते हैं जो हैरान करते हैं निवेशकों को। आप लगातार शेयर बाजार से इतने समय से जुड़े हैं, इतने सीनियर, इतने सीजन्ड एनालिस्ट हैं। इस साल 2023 की अगर बात की जाए, हालांकि 31 को भी आपसे ज़रूर हमारी चर्चा रहेगी, लेकिन 2023 का सबसे बड़ा सरप्राइजिंग सेक्टर आपकी नज़र में कौन सा रहा? देखिए सर, मेरे को ये लगता है कि जो पिछले 10 साल का ब्रेकआउट है, इस साल जो रियल एस्टेट ने ब्रेकआउट दिया, वो देखते हैं कि 2008-9 के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 12-13 साल के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में ब्रेकआउट आया है। और जब इतना बड़ा ब्रेकआउट आता है तो बड़ा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होता है। अगर हम देखें कि रियल एस्टेट में अभी भी करीब 20 से 22% की रिटर्न आ गई है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले साल में अभी रियल एस्टेट सेक्टर में 20 से 22% की रिटर्न और आ सकती है। और लंबी रेस का घोड़ा, ये तमगा आप किसे देंगे? अगर लंबी रेस के घोड़े को मान के चले तो मैं हमेशा से डिफेंस सेक्टर में फेवरेट रहा है। डिफेंस सेक्टर में पिछले कोई हिस्ट्री नहीं है। हम 20, 25, 50 साल में डिफेंस सेक्टर में इंडिया ने कभी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं किया, पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस समय बहुत ही अच्छा डिफेंस सेक्टर ने काम किया है। चाहे वो BEL का शेयर देखिए, चाहे आप BHL को देखिए, चाहे और भारत डिफेंस को देख लीजिए, जो आज 1300-1400 हो चुका है पिछले 1 साल में ही। क्योंकि हमारे अब संभावना है, पहले हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट थे, ये इस तरह को डिफेंस को भी आप क्रूड ऑयल से मिला के देख सकते हैं कि कहाँ हम टोटल डिपेंडेंसी थी, हमारे पास कुछ नहीं होता था। एक पिस्टल भी खरीदनी होती थी तो हमें इंपोर्ट करनी होती थी, छोटी मोटी राइफल भी हम इंपोर्ट करते थे, और इवन जो पैराशूटर्स की ड्रेस है या आर्मी की ड्रेस है, वो सब चीजें भी इंपोर्ट होती थी। आज हम बात कर रहे हैं कि तेजस विमान बनाएंगे नहीं, उनको एक्सपोर्ट भी करेंगे। आज हम लड़ाकू विमान को एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखने वाला देश बन गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल आगे सामने आ रहा है। जो जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अगर आप एक चीज किसी बड़ी कंपनी से खरीदते हैं, अमेरिका से या फ्रांस से, और जो इंडिया उसको बना रहा है, उसकी कॉस्ट में करीब 30 से 40% का अंतर है। तो मुझे लगता है जितनी भी लेटिन अमेरिका कंपनी है, अफ्रीका कंट्रीज हैं, और इवन हमारे अपने एशिया के जो स्मॉल कंट्रीज हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि उनको भारत से ही बात करना पड़ेगा। अभी हमने मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम भी 1-2 कंट्रीज को दिया है। तो ये जो चीज़ है, ये हमारी हाई टेक्नोलॉजी को तो दिखाई रही है, प्लस में हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को कमाने का एक अवसर देने वाली है। तो अगर हम ओवरऑल उस ढंग से बात करें तो मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 साल में इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत कंटिन्यूसली उम्मीद करते हैं कि तमाम और कंटिन्यूसली मजबूत होगा। जी, हम उम्मीद करते हैं निवेशक अगर उस पर बैठकर निवेश करते हैं तो बहुत सा अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। आपसे चर्चा जो है वो जारी रखेंगे NC महेश्वरी साहब, लेकिन हमारे इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। जुड़े रहिए आप बाजार इस हफ्ते के साथ। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। NPS में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ, और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो बाजार इस हफ्ते में। NC महेश्वरी साहब जाने माने स्टॉक एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। महेश्वरी साहब, क्योंकि यहाँ पर हमने कई सेक्टर्स पर चर्चा की, लेकिन ऐसा एक सेक्टर जिसने बीते साल निराश किया, या यूँ कहें जितने रिटर्न्स की उम्मीद उस सेक्टर से की जा रही थी, वो निवेशकों को नहीं हुआ। देखिए, उन सेक्टर्स पर हम चर्चा ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो कंसेप्ट है, हम उसको साइक्लिक कंसेप्ट और सेक्टर को रेवोल्यूशन की बात करते हैं। इसका मतलब है कि जब भी अगर कोई सेक्टर नहीं चल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उससे निराश होना है। जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारा ब्रेकआउट मेथड है। ब्रेकआउट का मतलब है कि जो जितना सेक्टर देर में चलेगा, लेकिन जिस समय वो रफ्तार पकड़ेगा, जिस समय उसमें मोमेंटम आएगा, वो उतना ही लॉन्ग टर्म का घोड़ा होगा। जैसे मैंने अभी केमिकल्स की बात करी, पहले नहीं काम कर रहा था। रियल एस्टेट की बात करी, पिछले 2 साल नहीं चला। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात भी करें तो पिछले साल बैंकिंग सेक्टर से हमें कुछ नहीं मिला, जबकि हमारा निफ्टी का कंस्टिट्यूशन 35%।
अगर हम बॉम्बे सेंसेक्स की बात करें तो 32% हमारा जो कंस्टिट्यूशन है वो बैंकिंग सेक्टर ही है, फाइनेंस एंड बैंक की। लेकिन बैंक और फाइनेंस से हमें पिछले साल कोई भी इजाफा देखने को नहीं मिला पर्टिकुलर खासकर। तो मुझे लगता है लेकिन जब तक अगर 35% हमारा इंडेक्स नहीं चलेगा तो टोटल इंडेक्स में ग्रोथ नहीं आ पाएगा। लेकिन बिना बैंकिंग सेक्टर चले हुए भी हमने 18% की प्लस की रिटर्न दी है। अगर बैंकिंग सेक्टर भी इस दौड़ को में शामिल हो गया होता तो हमारी रिटर्न कितनी अच्छी हो गई होती। लेकिन आने वाले टाइम अगर कंपनी की इकोनॉमी अच्छी है, अर्थव्यवस्था में दम है और मजबूत है, सुदृढ़ता नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर को चलने को शामिल दौड़ में शामिल होना ही पड़ेगा। तो इसके चलते हुए मुझे लगता है काफी लोगों ने लाइक HDFC की बात करें, पिछले 3 साल में हार्डली एनी रिटर्न हैज कम फ्रॉम HDFC बैंक की बात करें आप और दूसरे बैंक की बात करें, बड़े बैंक की। लेकिन अगर आप छोटे बैंक की बात करें तो PSB ने, पब्लिक सेक्टर बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, पर ओवरऑल इंडेक्स में जो रिटर्न मुझे आशा थी वो रिटर्न नहीं मिली है बैंकिंग सेक्टर से, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छी रिटर्न देखने को मिलेगी। कमोडिटी मार्केट पर एक क्या व्यू पॉइंट रहेगा आपका? मैं देखा कि अच्छा खासा रनअप हमने गोल्ड में देखा, सिल्वर में भी देखा है, और अब जिस तरह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ETFs की अगर बात की जाए तो आने वाला जो साल है क्या वो निवेशकों के लिए सोने से भरा होगा? देखिए, मैं गोल्ड के क्वेश्चन को 2 पार्ट में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो क्या हम गोल्ड को खरीदें, और अगर हम गोल्ड को खरीदते हैं तो क्या हम फिजिकल गोल्ड है, ETF लें या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या हमें गोल्ड में पार्टिसिपेट करना है। देखिए, जो गोल्ड है वो हमेशा वर्ल्ड ओवर अट्रैक्ट तो करता ही है और ये डिफेंसिव स्टॉक माना गया है, डिफेंसिव बेट माना गया है। आज जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है तो हमें लगता है कोई ना कोई डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। और जिस तरह US मार्केट में भी तो गोल्ड कंटिन्यूसली $2000 पर आउंस से ऊपर चल रहा है, तो उसके चलते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड में और काफी संभावना है आगे बढ़ने की। और इन दोनों में एक हल्का सा कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरह तो US फेड बोर्ड ने कहा है कि हम हो सकता है इंटरेस्ट रेट को अगले साल में कम करें। अगर डॉविश आता है थोड़ा सा, अगर इंटरेस्ट रेट में अगर हम देखते हैं कि कमी होने की बात होती है, उनको सब्सिडाइज किया जाता है, कम किया जाता है, तो शायद गोल्ड पे प्रेशर आएगा। पर मुझे लग रहा है कि जिस ढंग का वहाँ की अभी अर्थव्यवस्था चल रही है, वहाँ पे भी इलेक्शन है, इंडिया में भी इलेक्शन है आने वाले टाइम में, तो मुझे लगता है गोल्ड में कंटिन्यूसली आपको मजबूती देखने को मिलेगी। तो इसलिए कम से कम 10% अपने टोटल पोर्टफोलियो का आप लोग गोल्ड में ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आप गोल्ड में लेंगे तो उसको आप किस तरह से लें, क्या आप फिजिकल गोल्ड लेंगे या ETF लेंगे, ETF और या SGB। तो मेरा मानना है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है उसमें आपको मार्केट प्राइस तो मिलती है, प्लस आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस मैच्योरिटी में जितना आपको इजाफा होगा, जो आपका कैपिटल गेन होगा वो 100% टैक्स फ्री है। तो इसके चलते हुए जब आप गोल्ड को लेने की बात करें तो आपको SGB के थ्रू ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। जी, तो क्रूड की अगर बात की जाए, क्योंकि कमोडिटी मार्केट का जिक्र हो रहा है महेश्वरी साहब, ऐसे में हमने देखा कि अंगोला जो देश है वो OPEC से बाहर निकलकर अब क्या प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्या इससे क्रूड की कीमतों में आने वाले हफ्ते में उतार चढ़ाव देखेंगे? देखिए, मेनली मेरे को लगता है कि सिंबॉलिक डिसीजन है। आज अगर हम उसकी टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो वो एक ऐसा सब्सटैंशियल प्लेयर नहीं है कि जो उसकी अपनी प्रोडक्शन को 1 या 2% या 5% अगर वो बढ़ा लेगा तो उससे और आज जो हमारे पास क्रूड का आउटपुट है उसमें कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशन आने वाला है। लेकिन कम से कम एक रास्ता, एक नया आयाम और डायमेंशन देखने को मिलती है कि जब से आपस में जो OPEC कंट्रीज हैं या जो और नॉन OPEC कंट्रीज की है उसमें जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जितनी कंट्रीज हैं और वर्ल्ड के जो क्रॉस इकोनॉमिक्स चल रही है, एक तरफ आप देख रहे हैं X कंट्री और Y कंट्री का झगड़ा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरब और नॉन अरब कंट्रीज का झगड़ा है, तीसरे ग्रुप में आप देख रहे हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से माल लेके उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, जो हमारा एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम था क्रूड को प्रोसेस करने का, उसको एक्सपोर्ट करने का और इम्पोर्ट करने का, वो आज एस्टेब्लिश जो नियम थे उनके सारे विरुद्ध काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका आपको वेरिएशंस, इसका रिवेंज देखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि इसके विरुद्ध ये जो वर्ल्ड के जो लोग हैं वो कोई ना कोई रणनीति बनाएंगे। तो मुझे उसके चलते हुए लग रहा है कि इसमें काफी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करनी है। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, किशन लाल जुड़े हुए हैं राजस्थान से। किशन लाल, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए। नमस्कार। देखिए, मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर है, मुझे होल्ड करना चाहिए, बेच देना चाहिए?
महेश भाई साहब, चंबल फर्टिलाइजर्स है इनके पास। देखिए, जब भी बजट आता है तो हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है, जबकि पिछले साल से अगर हम देखें तो पिछले साल इनिशियल 7-8 महीने चंबल पे काफी प्रेशर रहा, लेकिन पिछले 2 महीने से क्योंकि बजट आने के आसपास हमेशा कोई ना कोई सब्सिडी की बात होती है, रीप्राइसिंग की बात होती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात होती है, तो इस काउंटर में अट्रैक्शन आ जाती है और नेचुरली काउंटर में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाता है। तो वही हमने देखा है कि इसके चलते हुए चंबल में काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा इस बार जो बजट होगा वो एक कोई स्पेसिफिक बजट नहीं होगा, वो खाली जिसको हम बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट की तरह एक जनरल बजट होगा, जिसमें कोई इलेक्शन के चलते हुए कोई मेजर अनाउंसमेंट या मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि जो इसकी जो हल्की अट्रैक्शन है, ये मानते हुए कि शायद बजट में कोई मेजर अनाउंसमेंट होगी, कुछ किसान के लिए, फार्मर्स के लिए कोई मेजर अनाउंसमेंट होगी जो कि इलेक्शन के चलते हुए संभावित भी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बजट में हम कोई बड़ी चीज कर पाएंगे। तो इसलिए इसको हम ले तो सकते हैं, लेकिन इसमें बने रखने में हमें जब तक नेक्स्ट गवर्नमेंट आने के बाद और मेन बजट नहीं आएगा, जब तक हमारे को इसको वॉच एंड वॉच करना ही पड़ेगा। महेश भाई साहब, आप जितने शॉर्ट नोटिस पर इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। और अगले हफ्ते भी, क्योंकि 31 दिसंबर का दिन होगा, साल का वो आखिरी दिन, तो किस तरह पूरे साल शेयर बाजार के तमाम सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, उनसे जुड़े सवाल संजोकर रखिएगा। हम इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे जब विशेषज्ञ मार्केट से जुड़े हुए हमारे साथ इस शो पर अपने विचार साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।